तो आज का टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप उसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ में जो बेल आइकन जो राइट साइड में है उसको प्रेस करें ताकि उसका जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपके पास में पहुंचे। शिक्षा हर समय से एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है जिसके बारे में बहुत डिस्कशन होता है कि क्या आज की शिक्षा सही है, क्या आज की जो शिक्षा है उससे बच्चों का भविष्य सही बन पाएगा, या क्या ये शिक्षा आज हमारे समाज को सही जगह लेकर के जा रही है जो लेके जानी चाहिए। हम शिक्षा में जो गुरुकुल पद्धति थी उसके बारे में भी बातचीत करते हैं। हम बातचीत करते हैं कि हमारी शिक्षा पद्धति बहुत अच्छी थी जब तक विदेशी आक्रामककारी भारत में नहीं आए थे, और इसका जीता जागता उदाहरण है भारत के अंदर में उपस्थित बहुत सारे पुराने प्राचीन विश्वविद्यालय, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमादित्य शिला और ना जाने कितने बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे जो ना सिर्फ भारत के लोगों को बल्कि विश्व के सुदूर सुदूर क्षेत्र से आने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा से बेनिफिट देते थे। फिर क्या हुआ अचानक कि ये शिक्षा हमारी आज ऐसी स्थिति पे आ गई जब हमें चिंतन करने की आवश्यकता पड़ रही है। शायद उसका विषय बहुत कुछ अंग्रेजी साम्राज्य से प्रभावित है, क्योंकि जब इंग्लिश इंडिया में आए तो उन्होंने सबसे पहले हमारे देश की जो एजुकेशन सिस्टम है उसको चेंज करने की कोशिश करी, और उन्होंने ये एहसास कराया कि नहीं, अगर आपको आगे बढ़ना है तो शायद कहीं ना कहीं आपको जो वेस्टर्न कल्चर है और वेस्टर्न शिक्षा है उसको अपने ऊपर में एक्सेप्ट करना है। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, आज 2021 में आने के बाद में हमको लगता है कि नई एजुकेशन सिस्टम में अभी भी बहुत सारी खामियां बाकी हैं। ऐसी ही बहुत सारी बातों को डिस्कशन करते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 गवर्नमेंट ने बनाई, और इसके पीछे सन 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के लिए कैंपेन कर रही थी, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में क्लियरली लिखा कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो प्रेजेंट जो एजुकेशन सिस्टम उसमें आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। तो इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर का जो प्रारूप है उसका भी बहुत बड़ा बेस जो है वो उनके मैनिफेस्टो का है। अगर हम देखें तो जब देश की आज़ादी के बाद से भारत में कोई एजुकेशन पॉलिसी एज सच नहीं थी। जो भी शिक्षा सिस्टम अंग्रेजों के द्वारा स्थापित थे, जो चल रहे थे, वो उसी हिसाब से चलते चलते चले आ रहे थे। और 1966 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पहली बार एक एजुकेशन पॉलिसी प्रस्ताव को पारित किया था और इम्प्लीमेंट हुई। उसके बाद में तकरीबन 10 साल के कम से कम 20 साल के बाद में 1986 में जाकर के राजीव गांधी जी ने बहुत सारी चीज़ें जिसमें बच्चों की जो शिक्षा है उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग का भी इन्वॉल्वमेंट हो, ITIs वगैरह का इन्वॉल्वमेंट हो, उन सब के बारे में बातचीत करी। और उसके बाद में 6 साल के बाद में करीब 1992 में जब नरसिम्हा राव जी आए तो उन्होंने भी उसमें बहुत सारे चेंजेस लेकर के आए जो आज तक प्रभावी है। लेकिन उसके बावजूद 30 साल के बावजूद हम लोगों ने देखा कि शिक्षा में जो बदलाव आने चाहिए थे, जो हमें विश्व में अपनी पुरानी जो पोजीशन थी उसको गेन करने के लिए जो हमें बेनिफिट करा सकते थे, वो हमें दिखाई नहीं पड़ रहे थे। साथ ही साथ में विश्व में हमारे जो एजुकेशन के कॉलेजेस थे, इंस्टीट्यूशंस थे, उनकी जो ग्रेडिंग थी वो बढ़ नहीं रही थी, और दिन प्रतिदिन ऐसा लग रहा था कि उसमें ऐसी व्यवस्थाएं करने की ज़रूरत है जिससे भारत के अंदर में जो एंड रिजल्ट है, जो बच्चों का जो भविष्य है, वो अच्छे से अच्छा बनाया जा सके। तो जब 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आई, श्रीमती जो एजुकेशन मिनिस्टर थी स्मृति ईरानी जी, उन्होंने पहली बार ये मसौदा प्रारूप बनाया, और उसके बाद में काफ़ी डिस्कशन करने के बाद में एक मौखिक रूप से एजुकेशन पॉलिसी के बारे में डिस्कशन चालू हो गया।
और 2017 में जब श्री सी कस्तूरी रंजन जी, जो कि इसरो के रिटायर्ड चेयरमैन थे, उनकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया, 9 सदस्यीय पैनल का। उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि वो नई शिक्षा नीति के बारे में अपना एक प्रारूप बना करके सरकार के पास में प्रस्तुत करें। 2 साल का गहन अध्ययन करने के बाद में ग्राम पंचायत लेवल, विद्या लेवल और अनेक शिक्षण संस्थाओं के बड़े बड़े अधिकारी, शिक्षक और जो इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षा को लेकर रिसर्च हो रहा है, उन सब लोगों से बातचीत करने के बाद में उन्होंने एक नई शिक्षा नीति का प्रारूप गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया 2019 में, जिसको मूलतः एज इट इज़ फॉर्म में एक्सेप्ट कर लिया गया। और इस तरह से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एक्चुअल में प्रेजेंट हुई। और अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है कि ये अगर कोरोना को हम लोगों ने अच्छे ढंग से कंट्रोल कर लिया तो 2022 तक, और अन्यथा 2023 से ये नई एजुकेशन पॉलिसी हम लोग इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो अभी प्रेजेंट जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें और नई एजुकेशन पॉलिसी में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो हम देखते हैं कि जो पुरानी जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो कक्षा 1 से चालू होती थी और कक्षा 12 तक का जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम था उस पर वो फिट होती थी। यानी कि बच्चा 6 साल का होता था और वो फर्स्ट क्लास में आता था, और बच्चा जब 18 साल का हो जाता था तो वो 12th पास करता था। तो 10, 1 to 10 एंड 11, 12 is to 10+2 एजुकेशन सिस्टम था हम लोगों का। उसके बाद से जब ये नई शिक्षा नीति आई तो उसमें हम लोगों ने उसका जो फैसेट है वो चेंज करके 10+2 की जगह में 5+3+3+4 में लेकर के आए, जहाँ पर जो बेसिक एजुकेशन जो थी, जो प्ले ग्रुप की एजुकेशन थी, जो नर्सरी और केजी की एजुकेशन थी, उसको भी भारत सरकार ने में अपनी मुख्य शिक्षा नीति के अंतर्गत इंक्लूड कर लिया। जिससे जो फर्स्ट वाला जो स्लॉट था, जिसको हम लोग फाउंडेशन स्लॉट बोलते हैं नई शिक्षा नीति के अंदर में, फाउंडेशन स्टेज बोलते हैं, जिसमें प्ले ग्रुप, LKG और नर्सरी को इंक्लूड करते हुए फर्स्ट, सेकंड, इन सारे की सारी एजुकेशन, इन सारे के सारे क्लासेस को फाउंडेशन कोर्स पकड़ करके चल रहे हैं। और इसके लिए रीज़न सबसे बड़ा ये है कि इसमें बच्चों को ऐसी शिक्षा देना है जिससे बच्चों के अंदर में स्कूल के प्रति डर खत्म हो, शिक्षक और जो विद्यार्थी है उसके बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बने, एक दूसरे के ऊपर में कॉन्फिडेंस बढ़े, बच्चे का स्कूल में आने के लिए इंटरेस्ट जागृत हो। तो सबसे अच्छी चीज़ उन्होंने ये करी कि इसमें कोई भी परीक्षा नहीं होगी, नो एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड। सेकंड मेजर चीज़ थी कि जो भी इसके अंदर में बच्चों को पढ़ाया जाएगा वो उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा और लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, नेशनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, जैसे हिंदी में पढ़ाया जाएगा, या उनकी जो मातृभाषा है अगर वो बंगाली है तो बंगाली में पढ़ेगा, जो बंदा उड़ीसा से है उड़िया में पढ़ेगा। बेसिक पर्पस ये है कि इस दौरान वो बच्चा स्कूल में आए और जो अपने शब्द हैं उनको सीखे और वो अपने फ्रेंडशिप डेवलप करे, बच्चों के साथ में खेले, टीचर के साथ में अच्छा संवाद स्थापित करे। ये बेसिक फाउंडेशन कोर्स था और ये नींव स्थापित करनी थी एजुकेशन की। सेकंड फेज चालू होता है, वो चालू होता है हमारा प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज फॉर व्हाट? प्रिपरेटरी स्टेज फॉर फ्यूचर एजुकेशन। सो उसमें जो बच्चा है वो 3rd क्लास से लेकर के 5th क्लास, जो 3 क्लास का जो स्लॉट है उसको 5+3 बोला गया है, जिसके अंतर्गत में उसको इंडिया की कोई और एक लैंग्वेज को सीखना है और उसके साथ साथ में उसको जो बेसिक पढ़ाई करानी है वो प्रैक्टिकल बेस्ड पढ़ाई करानी है, उसको डायग्राम्स, पिक्चर्स और प्रैक्टिकल अप्रोचेस से पढ़ाई कराना है। साथ ही साथ में उसको शिक्षा के अंतर्गत में जो चेंजेस आए हैं उसको इस ढंग से बताना है कि ताकि वो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रश्न पूछ सके
और उन प्रश्नों का वो जवाब हिंदी में जब मिलेगा या उसकी लोकल लैंग्वेज में मिलेगा तो उसके अंदर में बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिवनेस आएगी, उनके अंदर में प्रश्न पूछने की इच्छा ज़्यादा जागृत होगी। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। और उसके साथ साथ में फिर जब बच्चा नेक्स्ट 3 क्लास में पहुंचता है तो वो जो क्लास है वो 6th 7th और 8th है। 6th 7th 8th के अंदर में बच्चे को कंप्यूटर की कोडिंग सिखाना है और उसको एक इंडियन लैंग्वेज सीखनी है उसको। जैसे अगर कोई व्यक्ति हिंदी भाषी है तो उसको भारत की किसी भी एक भाषा को चुनना है और वो नॉलेज इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जो नेशनल इंटीग्रेशन है वो संभव हो पाए और लोग एक दूसरे के कल्चर को भी समझ सकें। इसके अलावा कंप्यूटर कोडिंग जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये माना जाता है कि बच्चे की जो आयु अराउंड 11 से 12 साल की होती है तो वो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस चीज़ें सीखता है। इसके लिए कंप्यूटर कोडिंग को अब 6th से लेकर के 8th के बीच में सिखाया जा रहा है, तो ये एक अच्छा स्टेप है। लैंग्वेज में वो सारे की सारी लैंग्वेज सीखेगा और अभी भी उसमें माध्यम इंग्लिश या लोकल लैंग्वेज का माध्यम रहेगा। इसके बाद में बच्चा जब मूव आउट करता है, इस ग्रुप को मिडिल ग्रुप बोलते हैं, और उसके बाद में जब बच्चा मूव आउट करता है अपना लास्ट स्कूलिंग सिस्टम में, जिसको 9, 10th, 11th, 12th है, उसको सेकेंडरी स्टेज बोला जाता है। इसके अंदर में बच्चे को एक फॉरेन लैंग्वेज सिखाने का सोचा गया है। जो सीखने का जो प्रारूप है वो सेमेस्टर बेस्ड है, यानी कि बच्चा जो भी कोर्स पढ़ेगा 9th, 10th, 11th, 12th, वो कोई स्ट्रीम में नहीं पढ़ेगा। मतलब उसका कोई आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स ऐसा करके कोई स्ट्रीम नहीं रहेगी। वो मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ेगा और साथ ही साथ में वो जो पेपर्स देगा, जो एग्जामिनेशन देगा, चूँकि वो सेमेस्टर्स वाइज होंगे तो इन केस में अगर वो अपने इम्प्रोवाइजेशन करना चाहता है तो वो दोबारा से अटेम्प्ट कर सकता है और वो आगे बढ़ सकता है। बड़ी चीज़ इसमें जो ये है वो क्रिटिकल एनालिसिस पे एजुकेशन को लेकर के आए हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। कि अगर फॉर एग्जांपल एरोप्लेन जो है वो थ्रू बर्नौलीज थ्योरम उड़ता है, अगर फॉर एग्जांपल एयर ना हो तो प्लेन कैसे उड़ेगा या प्लेन नहीं उड़ेगा, तो उस एंगल पर सोचना। अगर इतिहास में सुभाष चंद्र बोस नहीं होते तो भारत की आज़ादी में क्या उसका असर पड़ सकता था, या इस टाइप के क्वेश्चंस जिसमें उनका एनालिटिकल और क्रिटिकल बिहेवियर नजर आए। साथ साथ में वो जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना, ताकि कल की डेट में जब वो अपने जॉब में जाए, बच्चा जब जॉब करना चाहता है या अपना व्यवसाय करना चाहता है तो उसमें उसको इम्प्लीमेंट करने की जो शिक्षा है, जो आज तक उसने क्वेश्चंस को समझ करके डिफरेंट एंगल में सीखा है, वो ही आने वाली समस्याओं के बारे में समाधान की तरफ में वो सोच सके। ये एक उसकी हैबिट का पार्ट बनाना है, वो कि बहुत ज़रूरी है। और चूंकि एजुकेशन सिस्टम में जब सेकेंडरी एजुकेशन में कोई स्ट्रीम नहीं होगी तो बच्चा अपनी मर्जी से कोई भी लैंग्वेज चुन सकता है, कोई भी सब्जेक्ट चुन सकता है। बायोलॉजी के साथ में वो फाइन आर्ट्स चुन सकता है, अकाउंटेंसी के साथ में वो हिस्ट्री चुन सकता है या किसी और सब्जेक्ट को चुन सकता है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट था जिसका डिमांड हर व्यक्ति करता था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जो मैथ्स में बहुत अच्छा है लेकिन साथ साथ में उसको ज्योग्राफी भी पसंद है, बट चूंकि बच्चा पीसीएम का पार्ट हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का पार्ट हो गया, तो वो हिस्ट्री नहीं पढ़ पाता है या ज्योग्राफी नहीं पढ़ पाता है या अकाउंटेंसी नहीं पढ़ पाता है या इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज लेकर के आए। इसके बाद में बच्चा जब अपनी ग्रेजुएशन के लिए जब जाता है तो जो ग्रेजुएशन का जो प्रारूप बनाया गया है वो बनाया गया है 4 साल का। 4 साल में एक जो बेसिक कंसेप्ट स्टार्टिंग से ही रहा है कि जो बच्चे अपनी आय की वजह से, परिवार की कंडीशन की वजह से या उसके अन्य कोई जिम्मेदारियों की वजह से वो एजुकेशन जब पूरी नहीं कर पाता है और बीच में जब एजुकेशन क्विट करता है तो उसको हर समय ये रहता था कि अगर मैं दोबारा से वो एजुकेशन को कंप्लीट करने जाऊंगा तो मुझे फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा।
तो इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत में ये एक बहुत अच्छा कार्य किया गया है कि बच्चों को ये अवसर दिया गया है कि बच्चे ने जहाँ पर एजुकेशन अपनी छोड़ी है उधर वहीं से वो अपनी एजुकेशन को स्टार्ट कर सकता है और कंप्लीट कर सकता है। तो यानी कि एंट्री और एग्जिट दोनों के दोनों जो सिस्टम्स हैं वो इसमें अलाउ कर दिए गए हैं। तो अगर बच्चे ने ग्रेजुएशन के लिए उसने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है तो वो सर्टिफिकेशन कोर्स माना जाएगा, और अगर बच्चे ने 2 साल का ग्रेजुएशन किया है तो उसको वो डिप्लोमा कोर्स माना जाएगा, और अगर बच्चे ने 3 साल का कोर्स कंप्लीट कर लिया तो उसको डिग्री माना जाएगा। और ये 3 साल का कोर्स मस्ट रहेगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए या कहीं पर भी जॉब में ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दिखाने के लिए। उसके अलावा चौथा साल जो रहेगा वो रिसर्च बेस्ड रहेगा, क्योंकि भारत सरकार ने अब ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के अंदर में रिसर्च को महत्व दिया है, वोकेशनल ट्रेनिंग को महत्व दिया है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को महत्व दिया है। तो इसके लिए जो चौथे साल का जो रिसर्च है ये बेसिकली एक बेस है जो लोग अपना पीएचडी करना चाहते हैं किसी सब्जेक्ट विशेष में। तो जब अगर कोई ग्रेजुएशन जिसने 4 साल का करके रखा हुआ है और वो आगे पीएचडी की अपनी पढ़ाई करना चाहता है तो डायरेक्टली आफ्टर हिज रिसर्च ग्रेजुएशन ही कैन गो टू पीएचडी। और गवर्नमेंट ने एमफिल को आज की डेट में डिसकंटिन्यू कर दिया है, और जो बच्चे नॉर्मल पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं अगर उन्होंने अपना 3 साल का ग्रेजुएशन करके रखा हुआ है तो पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का है, और अगर रिसर्च वाला ग्रेजुएशन कंप्लीट करके रखा हुआ है तो उनको 1 साल के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन ही ऑप्शनल है। तो इस तरह से उन्होंने एक जो बहुत जो डिमांड थी एजुकेशन में बेसिक चेंज लाने के लिए वो है। और ख़ास करके एक जो चीज़ है जो ग्रेजुएशन के टाइम में जो स्ट्रीम बेस्ड ग्रेजुएशन होती थी कि मैं साइंस से करना चाहता हूँ या बीए करना चाहता हूँ या बीकॉम करना चाहता हूँ, ये अभी ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि ग्रेजुएशन में भी यानी कि आपकी हायर एजुकेशन में भी आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स को लेकर के ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री विद हिस्ट्री, अकाउंटेंसी विद फाइन आर्ट्स, या म्यूजिक या तबला, एनीथिंग जो भी आपको पसंद हो वो आप कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो चेंजेस है वो लेकर के आए हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं जो फर्स्ट स्टैंड से देख करके लगता है तो इसमें बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। एक तो जो बेसिक गवर्नमेंट ने जो अपना जीडीपी का जो परसेंटेज है जो एजुकेशन के ऊपर में स्पेंड करते हैं वो तकरीबन 1.6% से अब उठा करके 6% तक लेकर के आने की बात करें, जिसके अंतर्गत में स्टेट और सेंटर दोनों का योगदान होगा। साथ ही साथ में जो स्कूल के अंदर में बच्चों की जो मार्क्स होंगे वो मार्क्स को एलोकेट करने का तरीका या मार्क्स ऑब्टेन करने का तरीका भी डिफरेंट कर दिया गया है। बच्चा जो मार्क्स ऑब्टेन करेगा वही उसके सिर्फ मार्क्स नहीं होंगे, उसका सेल्फ असेसमेंट के भी उसको मार्क्स मिलेंगे, उसके जो पीयर ग्रुप है उसके जो फ्रेंड्स हैं वो उसको क्या रेटिंग देते हैं ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, और साथ ही साथ में टीचर उसको क्या रेटिंग देते हैं ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। फ्रेंड्स का एलोकेशन बच्चे के एग्जाम्स में रखने के पीछे सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो ये है कि ताकि बच्चा अपने साथ में पढ़ने वाले बच्चों के साथ में एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखे, और साथ ही साथ में उसके जहन में हर समय ये बात रहे कि ये बच्चा को मैं कल रेटिंग देनी है तो उसने भी मुझे रेटिंग देनी है। तो उसके कारण भी वो जो रिलेशनशिप रहेगा वो कॉलेज लेवल पर एक अच्छा रिलेशनशिप रहेगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो आमूलचूल परिवर्तन दिख रहा है वो ये है कि हायर एजुकेशन में विश्व की जो प्रख्यात यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो पेंसिल्वेनिया की जो यूनिवर्सिटी है या और जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, आदि विश्व की जो टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको इंडिया में अलाउ कर दिया गया है, और वो भी अपना एक चैप्टर या प्रॉपर कॉलेज यहाँ पर इस्टेब्लिश करेंगे। और साथ ही साथ में जो बच्चों की और टीचर्स के जो होलिस्टिक डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कॉलेजेस की ग्रेडिंग करी जाएगी, और जो
स्कूल के द्वारा जो फीस ली जाएगी वो भी सारी की सारी डिपेंड करेगी कि उस कॉलेज को किस ग्रेड में रखा गया है। स्कूलों के अंदर में विभिन्न विभिन्न डिपार्टमेंट्स होंगे जो बच्चों की और टीचर्स की डेवलपमेंट को देखेंगे, उनके पे पैकेजेस को देखेंगे, टीचर्स के पे पैकेजेस को देखेंगे, उनकी ट्रेनिंग को देखेंगे, उनके प्लेसमेंट्स को देखेंगे और उनकी रिसर्च की नीड को या एजुकेशन की नीड को देखेंगे। तो ये अभी तक जो चीज़ अनअटेंडेड थी वो इसमें पकड़ा गया है। जब 2009 में जब राइट टू एजुकेशन पास हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को अपना एक दायित्व मान के चल रहे हैं कि आज जब हर भारतीय जिसकी आयु 6 से और 14 वर्ष तक की है, यानी कि जो बाल्यकाल है, उसमें उस व्यक्ति को शिक्षा, फ्री शिक्षा और कंपलसरी शिक्षा ये देना का दायित्व अब सरकार का है। तो इस चीज़ का मंथन करते हुए ही भारत सरकार ने जो बेसिक एजुकेशन है, जो फर्स्ट क्लास से लेकर के जो 12th तक की जो एजुकेशन है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, ताकि ये सिर्फ फॉर्मेलिटी ना बन जाए, ये फ्यूचर में आने वाले जो चेंजेस हैं उसमें भारत एक नंबर पे पहुंच सके, ये उसके लिए फर्स्ट स्टेप है। इस पूरी की पूरी शिक्षा नीति में अगर आप देखेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है टीचर। तो इसके साथ में जो टीचर्स की 4 इयर्स की जो बीएड की कंपलसरी बीए बीएड जिसको बोलते हैं, वो बीएड के लिए एक डिग्री इस्टेब्लिश करी गई है, यानी कि जो लोग अपना करियर एजुकेशन में बनाना चाहते हैं वो बीए बीएड 4 इयर्स का करना पड़ेगा उनको। और इसमें बहुत सारा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उसके लिए एक रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना करी जा रही है, जो हायर एजुकेशन के ऊपर में जो रिसर्च होनी है जो उसके ऊपर में काम करेगा। एनसीईआरटी बेस्ड लर्निंग होगी और पूरे देश का जो एजुकेशन सिस्टम होगा वो सिंगल रहेगा, यानी कि जो चीज़ आपको यूपी में पढ़ाई जाएगी वही चीज़ आपको केरला में पढ़ाई जाएगी, जो चीज़ आपको मिज़ोरम में पढ़ाई जाएगी वही चीज़ आपको महाराष्ट्र में पढ़ाई जाएगी। तो ये जो एक एकीकरण करने की जो सिस्टम है ये भी इस नई शिक्षा नीति का बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसमें अगर आप देखें तो तकरीबन 45 लाख जो कॉलेजेस हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, 1 लाख से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ इन्वॉल्व हैं, करीब 1 करोड़ 9 लाख शिक्षक इन्वॉल्व हैं और करीब जो 33 करोड़ बच्चे जो हैं इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे और उसका असर, नई शिक्षा नीति का असर इनके ऊपर में पड़ना है। तो जो भारत सरकार इतना बड़ा प्रोग्राम लेकर के आई है उसका सक्सेस हम इन सारे लोगों पर डिपेंड करता है। सरकार ने एक और चीज़ सोचा है कि जो बच्चे 12th से पास करने के बाद में जो हायर एजुकेशन में नहीं जा पाते थे वो 2035 तक, जो आज की डेट में 25% है जो बच्चे 12th से हायर एजुकेशन में जाते हैं, उसको बाई 2035 तकरीबन 50% करने के लिए जो सोच है, ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। इससे भारत की जो लिटरेसी है वो क्वालिटेटिवली आगे बढ़ेगी और साथ ही साथ में जो विश्व गुरु बनने का सपना हमारे देश के हर व्यक्ति देखता है वो बनने में हमको बहुत सरलता होगी। कोडिंग एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड है और आने वाले टाइम में जहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, रोबोटिक्स पर काम हो रहा है, कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है, वहाँ पर इतनी कम आयु से बच्चों को कंप्यूटर की तरफ और कंप्यूटर जैसी चीज़ों की तरफ प्रेरित करना एक बहुत बड़ा और एक अग्रणी कदम है। थैंक यू।